नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले जोर से मैं दीपी भाव आज न्यू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है क्या, ये कैसे छात्रों के लिए हितकारी है और कहाँ कहाँ ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ता है। हम इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 2019 में ड्राफ्ट हुआ था और ये अभी हमारे कैबिनेट से पास हो चुका है। जैसे ही ये संसद से पास होगा, ये एक नया नियम आ जाएगा और पूरे देश में इसे एक साथ लागू किया जाएगा। इसकी खास बात हम चर्चा करने से पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस सेशन के हैं, जो 2020 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने प्रिपरेशन को वैसे ही जारी रखें, क्योंकि ये अगर नियम आता भी है तो हमें पूरी उम्मीद है कि कमेंट्स में आने के लिए ये डेफिनेटली 2021 में ही कमेंट्स में आएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2020 वाले एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट हैं, वो आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि वो आपके पुराने ही पैटर्न पे सब कुछ होंगे। कोविड-19 के बावजूद भी आप अपने एजुकेशन को वैसे ही जारी रखें। सबसे पहले बात बता देते हैं हम कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, HRD था, ये अब खत्म हो चुका है और इसके बदले में इसका नया नाम आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ही होगा। अब ये नया नाम इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा और ये ही है आपको सारे एजुकेशन पॉलिसी को रेगुलेट करेगा। हालांकि इसके लिए अलग से काउंसिल भी बना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग है सो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये एजुकेशन पॉलिसी का में आपका थर्ड चेंजिंग है। इसके पहले जब आपके इंदिरा गांधी सरकार में थे तो उस समय 1968 में फर्स्ट चेंजिंग आया था, फिर दूसरा चेंजिंग 1986 में आया था और अब जाके ये 2020 में तीसरा चेंजिंग आएगा। इसके बीच हालांकि 1992 में चेंजिंग आया था, लेकिन वो थोड़ा सा चेंजिंग था, कंप्लीट बदलाव नहीं किया गया था, तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे, न ही इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के ये तीसरा चेंजिंग है। और इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि हमारे GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात कही गई है। मतलब जो भी GDP है इसका 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर किसी कंट्री का है तो फिनलैंड का है, और फिनलैंड अपने GDP का 7% एजुकेशन पे खर्च करता है। तो अब जो है अपना कंट्री इसके पहले कहीं ना कहीं 3% तक था, 2.7 के पास, तो अब 6% पे आएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बेहतरीन सुधार होने वाला है, पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है। और अब बात यह है कि जो आपका इस टाइप का सिस्टम इसके पहले था, जो 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10+2+3 सिस्टम, इससे आप बखूबी वाकिफ है कि ये एक साल करके आप 10 साल 10th तक का एजुकेशन प्राप्त करते थे, प्लस 2 साल इंटर के लिए और प्लस 3 साल ये ग्रेजुएशन के पीरियड्स के थे। अब ये पॉलिसी खत्म हो चुका है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स को भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब 10th और 12th में ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। तो आखिर इसे रिप्लेस कौन करेगा, इन सब पे अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, अब जो नया एजुकेशन सिस्टम में जो नया पॉलिसी आया है वो कुछ इस टाइप का है, 5+3+3+4। इसे जरा ध्यान से समझिए। इसी एजुकेशन पॉलिसी से अब हर एक बच्चे को गुजरना पड़ेगा, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है कि 5+3+3+4 सिस्टम आखिर है क्या। तो इसके पहले जो 1986 का पॉलिसी था उसमें बच्चों के लिए एजुकेशन शुरू करने का, एजुकेशन में प्रारंभ करने का जो सही उम्र बताया गया था कि आप 6 साल से एजुकेशन ग्रहण करने का शुरुआत करेंगे बच्चे। लेकिन अब इसे बदल के 3 साल कर दिया गया है। बच्चों को शिक्षा की शुरुआत करने के लिए 3 साल की उम्र से बच्चे शिक्षा की शुरुआत करेंगे और प्रथम 3 साल वो आंगनबाड़ी कहें या फिर प्री प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये 5 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रथम 3 साल होगा जो कि नर्सरी, LKG, UKG मतलब प्ले स्कूल वाली बात है। तो ये 3 साल आंगनबाड़ी में आप जा सकते हैं या फिर इस टाइप के जो भी नजदीकी, इस टाइप के जो भी बेसिक स्कूल होंगे और वहां में होगा। और साथ ही साथ
जो 2 साल रिमेनिंग है क्लास 1 और 2, इसकी पढ़ाई भी यही होगी और इसका शुरुआत आपके बच्चे का 3 साल से कर देना है। मतलब कि आपका 3 से 8 साल के एज तक आपका बच्चा यहां ही रहेगा। यहां ये 5 साल अपने इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आंगनबाड़ी होगा और या फिर इसी टाइप्स के बेसिक्स बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर देने वाले संस्थान होंगे। इसको फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा या फिर प्री प्राइमरी बोला जाएगा। आगे के 3 साल ये आपको क्लास 3, 4 और 5 के लिए, तो क्लास 3, 4 और 5 के लिए बच्चे यहाँ पे आपका आगे के 3 साल स्कूल की तरफ भ्रमण करेंगे और उसके बाद ये 3 साल आपका मिडिल एज में आ जाएंगे आप 6, 7, 8। अब हम आपको बताते हैं कि ये 3 साल बाद के 3 साल डिफरेंट क्यों है पहले के इन सालों से, क्यों ना इसे 5+6 कर दिया गया, क्यों ये डिफरेंट है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो बेसिक्स एजुकेशन है जो प्रथम 5 साल चलेगा, इसमें बच्चे को खेल से संबंधित बातें या फिर ये शिक्षा की तरफ रुझान पैदा करना इसका मेन मकसद है। यहाँ कोई इनको हाई लेवल एजुकेशन या कुछ इस टाइप का एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, केवल इनको शिक्षा के प्रति रुझान, खेलकूद और इनके अंदर इनके कुछ कला वगैरह विकसित करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ ये जो पढ़ाई होगा प्रथम 5 साल क्षेत्रीय भाषा में होगा या फिर राष्ट्रभाषा में होगा या यूं कहें तो हिंदी में होगा। हालांकि एक चीज इस पॉलिसी में साफ सुथरा लिखा गया है कि कोई लैंग्वेज इंपोज नहीं किया गया है। यहाँ पे अंग्रेजी की अनिवार्यता यूं तो हर जगह खत्म है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही वैसा कुछ इंपोज किया नहीं गया है और यहाँ या तो राष्ट्रभाषा होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज होगा। हालांकि ये थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इतना वीक क्यों लग रहा है कि अगर हम यहाँ से जो अंग्रेजी था इसको हटाना क्यों ऐसा वीक है। आगे की जो यहाँ पे जब आपका बच्चा 6, 7, 8 से जब एजुकेशन लेगा, ये क्यों डिफरेंट है दोस्तों, यहाँ ही हुआ है सबसे बड़ा चेंजिंग। आपका बच्चा क्लास 6 से अब यहाँ से बहुत कुछ सीखने जा रहा है, जो भी क्रिएटिविटी है, अलग टाइप के कोर्स है, कंप्यूटर कोडिंग है या फिर जो कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह, वो यहाँ से सीखना प्रारंभ कर सकता है। तो ये 6 क्लास से ही बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट का जो चीज दिया जाने लगा है या फिर दिया जाएगा, ये सबसे बहुत बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वोकेशनल कोर्स थे जो कि या तो 10th या 12th के बाद शुरू होते थे, अब वो यहाँ से ही शुरू हो सकेंगे। मतलब बच्चे की रुझान क्लास 6 के बाद वोकेशनल कोर्स की तरफ भी किया जा सकेगा। ये आपको आगे रोजगार पैदा करने में या उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में बहुत ही मदद करेगा। आप खुद सोच के देखिए, कोई 6 साल का 6 इयर्स का बच्चा, कोई 6 क्लास का बच्चा, माफ कीजिएगा, कोई 6 क्लास का बच्चा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का कोर्स कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, आप खुद सोचो कि क्या आपको देख के मजा आने वाला है, आपको लगेगा कि बच्चे ने कुछ किया है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजिंग आया है 6, 7, 8 से बच्चे के अंदर जो कुछ भी क्रिएटिविटी आएगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो शिल्पकार बनना हो, जो कुछ भी बनना हो, यहाँ से उसके लिए हर दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद आते हैं ये जो 4 साल 9, 10, 11, 12, यहाँ की बात क्या है, जो कि सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि 10th और 12th बोर्ड परीक्षा खत्म, मतलब ये बोर्ड का झंझट खत्म। तो होना क्या है, होना ये है एग्जाम किस बेसिस पे होंगे, सो बता देते हैं कि हर एक साल 6 महीने पे 2 सेमेस्टर्स के एग्जाम होंगे, जैसा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जानते थे। सेम वही बात है यहाँ पे कि क्लास 9th में 2 सेमेस्टर, क्लास 10th में 2 सेमेस्टर, 11th में 2 सेमेस्टर और 12th में भी 2 सेमेस्टर। और हर एक साल के बाद आपको जो होगा दोनों ही सेमेस्टर्स के मार्क्स एग्रीगेट कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे और फाइनल रिजल्ट आपके सामने डाला जाएगा। उसके बाद क्या है कि 11th 12th में जो आपके सामने था, एक प्रेशर सा था कि अगर आप साइंस स्ट्रीम ले, स्ट्रीम का जो चयन करते थे आप कि हाँ मैं साइंस पढ़ूंगा, आर्ट्स पढ़ूंगा, ये स्ट्रीम भी अब खत्म हो गया है। मतलब कि अगर कोई बंदा चाहे कि मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सके और उसके कुछ पूल वैसा बना दिया जाएगा,
तो वहां से मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना, मैथ्स के साथ म्यूजिक का शिक्षा ग्रहण करना भी उसके लिए संभव हो पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि 9, 10, 11, 12 में बोर्ड एग्जाम्स खत्म, और इसको रिप्लेस कौन करेगा? तो इसको रिप्लेस सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स करेंगे। मतलब कि अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है। कई सारे बच्चे जो एग्जाम के दिन भी थे, कुछ गेस्ट पासवर्ड पढ़ के पास करते थे, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर पास करना पड़ेगा। मतलब कि पढ़ाई में कोताही शायद अब नहीं चलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो रातों कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पढ़ के अच्छे मार्क्स ला देते थे, लेकिन अब उनका जो मूल्यांकन होगा दोनों ही सेमेस्टर्स को ऐड करके होगा। तो मतलब कि उनमें नॉलेज होगा, तभी जाके वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और ये मार्किंग सिस्टम जो है यहाँ पे 360 डिग्री मार्किंग सिस्टम है। 360 डिग्री मार्किंग सिस्टम में क्या है कि आपको आपके टीचर भी मूल्यांकन करेगा, आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी मूल्यांकन करेंगे, आपके घर परिवार के लोग भी मूल्यांकन करेंगे। मतलब आपको हर तरीके से एजुकेशन के अलावा भी जो आपके सिलेबस होंगे उसके अलावा भी कई तरीके हैं जिससे आपको मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आपको हर तरीके से अपने अंदर स्किल में डेवलपमेंट करना है। तो ये चीज है 5+3+3+4 सिस्टम। और यहाँ एक और बात मैं बता देता हूँ कि इसके साथ साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का भी और सेंटर का भी आपका डिस्टेंस एजुकेशन होगा। मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं वो भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं उस डिस्टेंस एजुकेशन से, जो कि काफी बेसिक लेवल से शुरुआत हो गई है, प्राइमरी स्कूल से हो गए हैं। तो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है ये और बहुत ही बड़ा चीज है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बात यहाँ से था कि आपको किसी स्ट्रीम का चुनाव ना करके आपको पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेगा। आपको अपने अंदर स्किल, क्लास 6 के बाद वोकेशनल कोर्स और अपने स्किल के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी जो कि 5+3+3+4 जो सिस्टम था ये अपने में कंसिस्ट किया था। उसके बाद ये जो नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन है यही आपको पूरा एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, एजुकेशन रेगुलेटर होगा। हालांकि इससे मेडिकल और लॉ को बाहर रखा गया है। मेडिकल और लॉ के लिए ये काम नहीं करेगा, ये बाकी सारे एकेडमिक कोर्सेज के लिए काम करेंगे। अब जरा सा हायर एजुकेशन की बात कर देता हूं मैं। हायर एजुकेशन में होना क्या था, मतलब कि अगर आप 12th की बाद की पढ़ाई के लिए, तो 12th की बाद जो इसके पहले जो था कि जब आप ग्रेजुएशन करते थे तो यहाँ से ये 3 साल का कोर्स होता था, ये 3 इयर्स के कोर्स होते थे। और इसकी परेशानी में बता दूं क्या था कि कोई बंदा अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद ड्रॉप कर देता था तो उसे कोई डिग्री नहीं मिल पाता था और साथ ही साथ उसका समय भी बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब कोई ऐसा बात नहीं रह गया है। अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल तक कंटिन्यू रखोगे तो भी आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 1 साल पे सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर आप करते हो तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा आपको, और 3 साल की पढ़ाई करने के बाद आप डिग्री के हकदार होंगेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी पीरियड में ड्रॉप करते हैं, साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उससे आपका ये पहले वाले ईयर का क्रेडिट खराब नहीं होगा और वो क्रेडिट आपको आपके क्रेडिट बैंक में जोड़ दिया जाएगा। इसको रेगुलेट करने के लिए आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ रहा है। तो ये चीज है आपका जो हायर एजुकेशन में पहला साल आपको, जैसे ही आप 1 साल की पढ़ाई कीजिएगा सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई कर लोगे आपको डिप्लोमा, और 3 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री। आप इसी के बाद डिग्री के बाद अगर आपको एसएससी, यूपीएससी, बैंक या किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो यहीं तक पढ़ाई कर सकते हो। और इसके आगे भी अगर आपको पीजी करना है तो सबसे पहले 1+1 इयर्स का आपको और यहाँ पे रिसर्च कोर्स करना पड़ेगा ग्रेजुएशन में ही। मतलब ग्रेजुएशन अगर आपको आगे की पढ़ाई जारी रखना है तो आपके लिए 4 इयर्स का होगा, और अगर आपको आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखना है तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करेंगे। और साथ ही साथ जब ये आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है तो यहाँ से आपका जो एमए थे
वो अब 1 साल के ही कोर्स हो गए हैं। एमए आपका 1 साल का होगा। उसके बाद एमए के बाद किसी भी बंदे को अगर पीएचडी करना है तो पहले एमफिल की जरूरत होती थी। अब एमफिल उसको करना अनिवार्य नहीं है, एमए के बाद और डायरेक्ट पीएचडी का कोर्स कर पाएगा। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, जो कि 2019 में ड्राफ्ट किए गए थे। इससे रिगार्डिंग आपके अंदर अगर कोई भी सवाल होगा तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं या फिर हमारे पेज पे क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। हम चाहेंगे उसका आंसर दे पाएंगे आपको। तब तक के लिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।